Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome back to my YouTube channel. My name is Pachi Tekriwal and friends, as you know, on this channel we learn about the human resource management concepts for the examination like UGC NET as well as public sector examinations and IBPS specialist officer. So today we will discuss the questions which can be asked or which were previously asked in the UGC NET GRF examination labor laws code 55. So चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि जब भी नए टॉपिक्स अपलोड हों तो आपको उनकी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. सो हेयर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सामने पहला क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग मिनिमम वेजेस. ओके, तो जैसे कि मिनिमम वेजेस जो होते हैं, ठीक है, उनको डिटरमाइन करने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग देखिए हम लोग के पास ऑप्शन में क्या है. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में अदरकर्स फॉर्मूला है, रिच कमिटीज फॉर्मूला है, साथ ही साथ डॉक्टर आइक्रॉट्स फॉर्मूला है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर्स फॉर्मूला है. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो आधारकर कमेटी है, ओके, तो आधारकर कमेटी जो है बेसिकली ये क्यों सेटअप हुई थी. अगर आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि ये जो कमेटी है ना, आधारकर कमेटी, ये BN आधारकर के अंडर में चलती है और वो जो कि 9th गवर्नर थे RBI के. ओके, और उनके 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 ही नेतृत्व में कहा जाए तो उनके नेतृत्व में क्या हुआ था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था. ओके, इसी तरह से अगर हम रीच कमेटी की बात करते हैं तो रीच कमेटी बेसिकली क्या करता है, ये इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है लेबर के वर्किंग कंडीशन में. ओके, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पे मिनिमम वेजेस से अभी जुड़े हुए नहीं है. ठीक है, उनके उनके लिए नहीं यूज होते. जो डॉक्टर आइक्रॉइड्स फॉर्मूला है, ओके, जो डॉक्टर आइक्रॉइड्स फॉर्मूला है बेसिकली इसमें उन्होंने कहा था, इसमें उन्होंने डॉक्टर आइक्रॉइड ने कहा था कि जो है 3 चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखोगे जब भी आप किसी की पे स्केल जो है वो डिसाइड करते हो. जैसे कि सैलरी हाइक्स आप डिसाइड करते हो या बेसिक मिनिमम पे में कोई इंक्रीज जो है वो डिसाइड करते हो, तो आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है. क्या चीज़ कि रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि क्लॉथ, फूड एंड शेल्टर. ठीक है, इन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आप इसको उनकी सैलरी को, उनकी बेसिक पे को जो है वो तय करोगे. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, डॉक्टर आइक्रॉइड फॉर्मूला. ओके, एक चीज और, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डॉक्टर आइक्रॉइड है कौन, तो आपको क्या कहना होगा, जो डॉक्टर आइक्रॉइड है ना वो डायरेक्टर थे न्यूट्रिशन डिवीजन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन में. फाइन, तो वो डायरेक्टर थे किसमें, न्यूट्रिशन डिवीजन में. ओके, यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में. और इसी तरह से जो अदरकर थे, अदरकर क्या थे, बेसिकली अदरकर जो हैं वो 9th गवर्नर थे RBI के. ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है. और अदरकर कमेटी के ही नेतृत्व में आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो क्या हुआ था, सेटअप हुआ था. ओके, आया था. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली आपका आंसर है डॉक्टर्स आइक्रॉइड फॉर्मूला. ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द जर्नल दीनबंधु वॉज बींग पब्लिश्ड बाई. ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि जो जर्नल है दीनबंधु वो कहाँ, कौन जो है वो कहाँ पे पब्लिश हुआ था. ठीक है, कौन से एसोसिएशन उसे पब्लिश किया था, आपको ये चीजें बताना है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि दीनबंधु बेसिकली पहले ही न्यूज़पेपर के फॉर्म में शुरू हुआ था जो कि मराठी लैंग्वेज था. ठीक है, तो मराठी लैंग्वेज था और इसका पब्लिकेशन कहाँ से शुरू हुआ था, पुणे से शुरू हुआ था. ओके, और बेसिकली ये कब शुरू हुआ था, जनवरी 1877 में. ओके, और इसको शुरू करने वाले कौन थे, कृष्णराव पांडुरंग भालेकर. ठीक है, ये KP भालेकर के नाम से आप कह सकते हो, KP भालेकर के अंडर में ये पब्लिश हुआ पुणे से जनवरी 1877 में. ओके, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम के कारण से, फाइनेंशियली उन लोग वीक होने के कारण से क्या हुआ, ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाई. तो ये जो है पेपर पब्लिश होने के लिए कहाँ भेज दिया गया, मुंबई भेज दिया गया. ठीक है, जो उस टाइम पे बॉम्बे था. तो 1877 में पहले ये पुणे में पब्लिश हो रहा था, मराठी लैंग्वेज था. तो
लेकिन 1880 में क्या हुआ, ये चला गया बॉम्बे में पब्लिश होने के लिए, और वहां पे पब्लिश ये किसके नेतृत्व में हुआ, एनएम लोखंडे के। ठीक है, एनएम लोखंडे की अब बात आ गई तो आपको खुद समझ जाना चाहिए भाई एनएम लोखंडे कौन थे, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज उन्होंने ही इसको फॉर्म किया था। ठीक है, तो डेफिनेटली जो जनरल दीना बंधु है वो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का ही हो सकता है। ओके, तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जब बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की तरफ से पब्लिश हुआ, उस समय जो इसके एडिटर थे वासुदेव बिरजे, ठीक है, उनकी जो वाइफ थी बेसिकली तनु भाई बिरजे, वासुदेव बिरजे की मौत के बाद जो है तनु भाई बिरजे ने क्या किया, वो उन्होंने इसकी पब्लिकेशन को संभाला। ठीक है, और फिर क्या किया, इसके पब्लिकेशन को संभाला, और वो पहली वुमेन एडिटर बनी नॉन ब्राह्मण जर्नलिज्म की। जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें पहली वो वुमेन एडिटर बनी थी। देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें आपको पता चल रही है कि दीना बंधु जो है पुणे से निकला, 1877 में वो पब्लिश हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पैसे की कमी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो वहाँ वो कहाँ चला गया, केपी भालेकर के नेतृत्व में वो चीज हुआ था। फिर वो बॉम्बे चला गया, बॉम्बे में एनएम लोखंडे ने उसको संभाला, और एनएम लोखंडे का ही है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, तो वहां से ये पेपर जो है वो पब्लिश हुआ। ठीक है, और इसका जो जर्नल है वो भी पब्लिश हुआ। तो और ये जो है पब्लिकेशन संभाल रहे थे वासुदेव बिरजे, और वासुदेव बिरजे के बाद किसने संभाला इसको, तनु भाई बिरजे ने संभाला, उनकी वाइफ ने संभाला, और वो फर्स्ट वुमेन एडिटर बनी नॉन ब्राह्मण जर्नलिज्म में। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली अगर आप किसी चीज की हिस्ट्री अच्छे से जानोगे ना, तो वो चीजें आपको ध्यान रहेंगी, आपको याद रहेंगी। ओके, तो यहाँ का आंसर आपका क्या होगा, दीना बंधु की जब भी बात आए तो आपको याद रखना है कि मराठी लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली वो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया 2, यानी कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ठीक है, तो दीन बंधु जो है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रिजल्ट्स इनटू। ठीक है, तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग मैनेजर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो जब नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, एक सिंगल मैनेजर या एक सिंगल सुपरवाइजर क्या करता है, कुछ लोगों को, कुछ सबऑर्डिनेट्स को देखता है। ओके, और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, वहां पे सिंगल मैनेजर काफी सारे सबऑर्डिनेट को देखता है। ठीक है, तो डेफिनेटली वाइड वाले में अगर वो काफी सारे सबऑर्डिनेट्स को देख रहा है तो वो चौड़ा ही होगा, राइट। और नैरो स्पैन में क्या हो रहा है, वो कुछ सबऑर्डिनेट्स को देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे टॉल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या होगा, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रिजल्ट्स इनटू टॉल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, एक को जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को एक संभाल रहा है, फिर उसको क्या है, उसको दूसरा संभाल रहा है, तो उसको तीसरा संभाल रहा है, इस तरह से क्या करते जा रहे हैं, सब कोई संभालते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे जो है आपका बेसिकली होगा टॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल हमेशा टॉल स्ट्रक्चर में जो है वो रिजल्ट करता है। फाइन, और ये दो तरह के होते हैं, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, द फिलॉसफी ऑफ नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो डेफिनेटली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए भाई, क्वालिटी कंट्रोल आ गया, क्वालिटी सर्कल आ गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया, और नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट है, तो डेफिनेटली ये बहुत फेमस वर्ड है जो कि है काइजन। ओके, तो ये काइजन क्या है, बेसिकली काइजन इज अ जापानीज वर्ड। ठीक है, जिसका मतलब क्या था, नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर आपको किसी चीज की गुणवत्ता को जो है मेंटेन करके चलना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस पर कंटिन्यूअसली उसको इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली आप उसको इम्प्रूव करते रहोगे, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा या जो सर्विस मिलेगी वो जो है वो क्वालिटी वाली होगी, राइट। तो और काइजन में ही जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल, ये जो सारी चीजें आई जिनको एडवर्ड डेमिंग ने दिया, ठीक है, जो फादर कहलाते हैं बेसिकली, राइट। और यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कानाबन। ठीक है, कानाबन का मतलब क्या होता है, जस्ट इन टाइम, यानी कि किसी चीज को आप बिल्कुल टाइम पर आपकी चीजें जो है अवेलेबल, जैसे आप कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हो, आपको उसके आपको ऐसे मेंटेन करके रखना है कि उसके लिए जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है,
यानी कि उसके लिए आपको जो रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, वो आपको हमेशा टाइम पर मिल जाएं। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखो कि जस्ट इन टाइम आता है तो कैनाबन, और नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट आता है तो काइजन। ठीक है, बेंचमार्किंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेंचमार्किंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, कि स्टैंडर्ड ले लिया जाता है और उसी से मिलता जुलता अपने काम किया जाता है। बिजनेस प्रोसेस की इंजीनियरिंग में दोबारा प्रोसेस को हम लोग स्ट्रक्चर्ड करते बनाते, उसका स्ट्रक्चर बनाते, सो दैट कि हम लोग अपने काम को आसान बना सके और हम लोग का जो रिजल्ट है वो अच्छा मिल सके। ओके, तो यहाँ का आंसर आपका क्या होगा, नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ, काइजन, और इसका क्या होगा ऑप्शन, डेफिनेटली 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फैक्ट्रीज एक्ट 1934 वॉज इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो फैक्ट्री एक्ट था 1934, वो बेसिकली जो है क्यों इनेक्ट हुआ था, क्यों आया था, किसके रिकमेंडेशन को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए आया था, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा आपका, रॉयल कमीशन ऑन लेबर। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो था उसी के ही थ्रू जो है फैक्ट्री एक्ट के लिए उन्होंने मतलब ये था कि भाई जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर हर चीज़ें प्रोवाइड की जाए, हर चीज़ें की जाए। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोविजंस होने चाहिए हर चीज़ों के लिए, तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फैक्ट्री एक्ट 1934 जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद कई सारे प्रोविजंस करते, वो सारे अमेंडमेंट्स करते 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 फाइनली बहुत सारी चीज़ें आके आती गई। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो भाई आपको यहाँ पे बताना है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी थी वो बेसिकली किसने दी थी। ओके, तो मैं पहले बता देती हूँ आपको कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक एम्प्लॉयमेंट की ऐसी सिचुएशन जहाँ पे भी जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनके पास मतलब सारे लोगों को उनको काम मिल जाए। ठीक है, उनको उनका मनचाहा काम मिल जाए, जितने काम है उनको उनके लोग मिल जाए। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि फुल एम्प्लॉयमेंट की जब बात तो आ गई, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्टेबल नहीं था, बिकॉज अगर हम लोग रियल लाइफ की बात करते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हर कोई जो काम चाहता है वो सारी चीज़ें उसको मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब फिर क्या हुआ कि भाई एक आपके इकोनॉमिस्ट आए, कौन थे इकोनॉमिस्ट, वो जॉन मैनर्ड कीन्स। ओके, तो जेएम कीन्स। ओके, तो जेएम कीन्स, जिनको कि फादर ऑफ कीनिशियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता था, तो इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट की जो है वो नई डेफिनेशन दी। उनके हिसाब से फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब था कि एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि जो काम करना चाहते हैं उनको उनका मनचाहा काम जो है वो मिल जाए, तो वही कंडीशन क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, वहाँ पे जो इनवॉलेंट्री वर्कर्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेसिकली जो लोग काम नहीं करना चाहते उन सबको वहाँ से वो चीज़ वो उस कॉन्सेप्ट से ही हटा दिया गया। ठीक है, यानी कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको वो वाला काम बेसिकली मिल जा रहा है, सिर्फ उन्हीं की बात उन्होंने की। ठीक है, तो ये जो थ्योरी किसने दी है, थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट जो दी वो दी जॉन मैनर्ड कीन्स ने। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा 2, जॉन मैनर्ड कीन्स। ओके, और इनको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ कीनिशियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द बीपी अदारकर कमेटी। ओके, मैं आपको इसका आंसर ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, बीपी अदारकर कमेटी की रिकमेंडेशंस पे क्या सेट हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे सेट हुआ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो है एम्प्लॉयज को जो भी सोशल मतलब इवेल्स होते, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे सडनली किसी को किसी की कोई डिसेबलमेंट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो उस केस में एम्प्लॉय को जो इंश्योरेंस बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, अब भाई अभी एक चीज़ और इसमें, चलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में वेज लिमिट क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वेज लिमिट का जो वेज सीलिंग है उसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अब मैं भी देखती हूँ आप मेरी क्लास को कितने ध्यान से सुन रहे हो, कितने अच्छे से आपकी तैयारियां चल रही हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, इसका आंसर लिखोगे कमेंट सेक्शन में नीचे कि एम्प्लॉय स्टेट एक्ट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में कितनी वेज सीलिंग है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यहाँ एक तरफ आपको बुक्स के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको उनके राइटर्स के नाम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है किसने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है गेम्स पीपल प्ले, फिर दूसरा है आई एम ओके यू आर ओके, बहुत फेमस है ये, आई एम ओके यू आर ओके। जौहरी विंडो, फोर्स फील्ड एनालिसिस, ठीक है। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आएंगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग किसका उठाते हैं, जौहरी विंडो उठाते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे ये याद हो सकता है, ये देखो यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं आपके, जो और हरी, ठीक है। तो यानी जो से हो गया जोसेफ और हरी से हो गया हैरी, ओके। तो जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम्स, तो यानी कि जौहरी विंडो हो गया आपका फोर्थ, ओके। तो बेसिकली जौहरी विंडो क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता था, ट्रेनिंग, सेल्फ अवेयरनेस को, सेल्फ अवेयरनेस को सिखाने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट को सिखाने के लिए जौहरी विंडो को बेसिकली यूज़ किया गया, ठीक है। इसी तरह से ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के लिए, यानी कि 3 स्टेट माने जाते हैं, जिसमें एक चाइल्ड स्टेट होता है, पेरेंट स्टेट होता है और एडल्ट स्टेट होता है, ठीक है। तो एडल्ट स्टेट को दिखाने के लिए, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के एडल्ट स्टेट को दिखाने के लिए आई एम ओके यू आर ओके यूज होता है, ठीक है। और बेसिकली इसको किसने दिया था, तो इसको देने वाले कौन थे, तो जौहरी विंडो को देने वाले थे थॉमस ए हैरिस, ओके। तो जौहरी विंडो को कौन किसने दिया था, थॉमस ए हैरी ने दिया था, राइट। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आई एम ओके यू आर ओके का आंसर नंबर 3, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और भी क्या है आपका, एक गेम्स पीपल प्ले है। तो गेम्स पीपल प्ले मैं आपको बता देती हूँ, ये एरिक बर्नी का काम था, फाइन। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, ये 1 होगा, ओके। गेम्स पीपल प्ले एरिक बर्नी का काम था। इसी तरह से फोर्स फील्ड एनालिसिस जो है वो डेफिनेटली किसका काम हुआ, कुर्ट लेविन का, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये बुक्स के नाम है, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट भी है, बुक्स के नाम भी है। आई एम ओके यू आर ओके ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन ये अलग से बुक भी उन्होंने लिखी थी, आई एम ओके यू आर ओके, बिकॉज इट शोज द एडल्ट स्टेट, ओके। तो ये एडल्ट स्टेट को शो कर रहा है। इस तरह से जौहरी विंडो को अलग से बुक बना करके उन्होंने लिखी, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगम्स ने। तो आपको ये नाम जो है बेसिकली याद होने चाहिए। तो आंसर आपको क्या मिल रहा है, 1342। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या है आपका 1342, ओके। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ह्यूमन कैपिटल अप्रोच है, सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच है, पॉवर्टी एलिविएशन अप्रोच है, वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ह्यूमन कैपिटल अप्रोच है, तो ह्यूमन कैपिटल अप्रोच से बेसिक इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट किया जाता है, वो किसी भी प्रोडक्टिविटी लॉस के कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे किसी जो है किसी नए और आपके एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, ठीक है। आपने उसका एस्टिमेशन निकाल लिया, भाई ठीक है मैं इसको इस हिसाब से सैलरी पे करूँगा, सारी चीज़ें पे करूँगा और ये इतनी प्रोडक्टिविटी ला करके मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि उस एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई और वो उतने समय छुट्टी पे चला गया, और जो आप उससे प्रोडक्टिविटी की उम्मीद कर रहे थे वो चीज़ें नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं आपने एक जो है लॉस किया, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो लॉस है, ठीक है, ये एस्टिमेशन निकाला जाता है ह्यूमन कैपिटल अप्रोच में, ठीक है। और इसी तरह से सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं, तो सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच में डेविड मैकलिन ने क्या कहा कि उन्होंने एस्टिमेट किया कि पीपल, लोगों को क्या मोटिवेट करता है और क्यों वो मैटर करता है उनके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर भी आपको बता दिया, सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच को बेसिकली डेविड मैकलिन ने दिया था, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद आपका क्या आता है, पॉवर्टी एलिविएशन अप्रोच होता है और आता है वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है। तो वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आंसर होगा, यहाँ पे जो है वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उससे आपको मिलता है, और आपको पॉवर्टी एलिविएशन अप्रोच किससे मिल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन से, ओके। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ रहा है, 3421,
ओके, तो ह्यूमन कैपिटल अप्रोच किसने दिया? T.W. स्कल्स ने दिया। इसी तरह से सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच डेविड मैकलेन ने किया। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन अप्रोच जो है बेसिकली ये कौन देता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपको पता चलता है, और पॉवर्टी एलिवेशन आप उसी के थ्रू जान सकते हो ना। फिर इसी तरह से वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच आप किससे जान सकते हो? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंडर विच सेगमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेबर पॉलिसी इज डिजाइन। अब आपको बताना है कि इस किस सेगमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करते हैं, उसके किस सेगमेंट पे लेबर पॉलिसी को डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें तो बहुत साफ है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ें होती है तो प्रियम्बल में ज़रूर होती हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल तो होगा ही होगा, यानी कि 1 आपके आंसर में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया, क्योंकि यहाँ इसमें 1 नहीं दिया हुआ है। फिर इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में जहाँ अधिकारों की बात की जाएगी, वहाँ पे लेबर्स के अधिकारों की भी तो बात की जाएगी। तो सेकेंड भी आंसर आपका क्या होगा? बेसिकली फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आपके यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, हम लोग ने इसको सेपरेटली पढ़ा है। ठीक है ना, उसके कई सारे जो आर्टिकल्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है, उसमें इसको डिस्कस किया गया लेबर पॉलिसीज को। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यहाँ पे रोल नहीं है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें नहीं रहेंगी। तो आंसर आपका क्या होगा? 1, 2 एंड 3। ओके, तो ये आंसर आपका होगा बेसिकली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसके प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका बेसिकली संविधान है, उसके लिए प्रोविजन सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं और उसको डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो आई होप कि आपको जो है क्लास आज की समझ में आई होगी। क्लास के आज वैसे बेसिकली क्वेश्चंस आपके इजी थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आपको जो है इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए चलना है अपने एग्ज़ाम के लिए। और आप ध्यान रख लो, अगर आपने पिछले कुछ सालों के जो पेपर को रिवाइज कर लिया तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड करना मत भूलना, बिकॉज पीडीएफ फाइल आप रखोगे तो आपको बाद में एंड मूवमेंट पे आप उसको रिवाइज कर सकते हो। जो टर्मिनोलॉजीज मैं बताती हूँ आपको, तो प्लीज़ उस पर बहुत ध्यान दो। ठीक है ना, वो आप याद करते चलोगे, पढ़ते चलोगे ना, तो आपको कोई एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बुक्स लेकर के बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, एंड अपने फीडबैक ज़रूर देना कॉमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग नए हैं तो डू सब्सक्राइब। Okay, thank you so much guys. Bye bye, take care, stay home, stay safe.